नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी जोधपुर पर। जी हाँ, मैं आपका साथी वीरेंद्र सोलंकी जोधपुर की इस पावन धरा से एक बार पुनः उपस्थित हूँ। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है पादपों में नियंत्रण और समन्वय और जैव रासायनिक चक्रण। इनके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि मैंने थ्योरी में काफ़ी कुछ करवा दिया है। फिर भी जो पॉसिबल क्वेश्चंस है दोनों के मिला के, है ना, वो मैं लेके आया हूँ। और इनसे मतलब ये भी देखा है मैंने, जो पीछे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए उनमें भी ये जो आपको सवाल कराऊंगा ये सब आपको उसी में मिल जाएंगे। ज़्यादा ऐसे डीप क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, उनको ओपन करते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है भाई अपना, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पादप हार्मोन को क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक, एंजाइम, फाइटो हार्मोन या इनमें से सभी? तो ये अपन पढ़ चुके हैं। पादप हार्मोन्स को क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स को क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वृद्धि पर आश्रित गति का उदाहरण नहीं है। हमने दो प्रकार की गतियां पढ़ी थी, एक थी वृद्धि पर आश्रित और एक थी वृद्धि से मुक्त। आश्रित का मतलब ऐसी गति जिसमें पादप के किसी भाग में वृद्धि दिखाई दे, जैसे कि तना बढ़ रहा है, गति है लेकिन उसमें वृद्धि भी है, ठीक है ना। और कुछ गतियां ऐसी होती है जिसमें सिर्फ गति है, उसमें वृद्धि नहीं होती। जैसे छुई मुई पादप की पत्ती को स्पर्श करने से उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, ये गति तो हुई लेकिन वृद्धि नहीं हुई, ठीक है ना। तो रसायनुवर्तन गति, ठीक है ना, परागकण का बीजांड की ओर गति करना, उदाहरण याद है, ये बिल्कुल है, ठीक है। जलानुवर्तन गति, जलानुवर्तन जल की दिशा में कौन गति करेगी? जड़ें गति करेगी। दिशिक गति, नवोद्भिद की दिशिक गति बताई थी। और छुई मुई पादप की स्पर्श गति यानी कौन सा है? ये, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, पादप में ऑक्सिन हार्मोन का श्रावण कहां होता है? बताया था आप लोगों को, ऑक्सिन हार्मोन जो अनिषेक जनन को, अनिषेक जनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, ठीक है ना, जो प्रकाशानुवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन कहां होता है? अपने शीर्ष भाग में जो टिप होता है वहां पर होता है, ठीक है ना। तने में, जड़ में, प्ररोह के टिप में, यानी जो शीर्ष भाग है वहां पर ये हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। फिर देखिए, अनिषेक जनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? बताया था अभी आपको, ठीक है, कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन। फिर देखो, प्राकृतिक ऑक्सिन का नाम है इंडोल 3 ब्यूटाडायरिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड या नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो जो प्राकृतिक ऑक्सिन है उसका नाम क्या है? IAA, ये ध्यान रखना, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये प्राकृतिक इसका ऑक्सिन का नाम है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखियो। बाकी ये सब क्या है? कृत्रिम है। बाकी सब क्या है? कृत्रिम है। फिर कह रहा है, निम्न में से खरपतवार नाशी है। नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, 2,4,5 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ध्यान रखियो, खरपतवार नाशी, ये भी खरपतवार नाशी है, ये भी खरपतवार नाशी है, दोनों के दोनों है। नाम याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है ना, और ये बता भी चुका हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, गन्ने जैसे पादपों में तने की लंबाई में कौन हार्मोन सहायक है? ध्यान रखना, एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन। तो ध्यान रखना, तने की लंबाई, कोई भी ऐसा पादप जिसका मतलब जिसका तना लंबा ज्यादा है या जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो तने की लंबाई में जो मेन भूमिका निभाता है वो कौन है? जिब्रेलिन। कौन है? जिब्रेलिन हार्मोन। ध्यान रखना, तने की वृद्धि के लिए मुख्यतः कौन सा हार्मोन है वो हेल्प करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। तना, गन्ने के पादप में कौन हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। 8वां सवाल देखो, पौधे के सक्रिय विभाजन पर पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? सक्रिय विभाजन, जहां पर अत्यधिक तीव्र विभाजन होता है, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन या एब्सिसिक। तो ध्यान रखना,
पौधे के सक्रिय विभाजन वाले स्थान पर, या अगर आपको ऐसा पूछ ले कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। ध्यान रखना, या आपको पूछ ले पादप की सक्रिय वृद्धि वाले स्थान पर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो साइटोकाइनिन। ठीक है। पौधे में फल पकने के दौरान श्वसन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ध्यान रखना, ये जो फल पकने के दौरान श्वसन होता है ना, इसको क्लाइमैक्टिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमैक्टिक श्वसन कहते हैं इसको। फल पकने के दौरान जो श्वसन होता है उसको क्लाइमैक्टिक श्वसन कहते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एथिलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एथिलीन हार्मोन। ध्यान रखना, ये लाइन नहीं देगा, आपको पूछ लेगा पादपों में क्लाइमैक्टिक श्वसन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो ध्यान रखना एथिलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एथिलीन हार्मोन। ठीक है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करता है, जो एक तनाव हार्मोन है, यानी वृद्धि निरोधक हार्मोन है रे। कौन सा है? एथिलीन, एब्सिसिक, साइटोकाइनिन या ऑक्सीन। ध्यान रखना, एब्सिसिक एसिड। प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करने वाला हार्मोन कौन सा? एब्सिसिक एसिड। इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, कौन सा हार्मोन प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करता है, तो वो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है। फिर देखिए, ये अपने जैव रासायनिक चक्रण के कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, बड़ा करो थोड़ा सा, गड़बड़ नहीं हो जाए, कल भी अटक गया था एक जगह। सकल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% भाग किसमें पाया जाता है? देखिए, सवाल दिखने में मतलब सरल है, लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, कार्बन का 70%। अब अपन क्या करते हैं कि कार्बन तो मेनली कहां पाया जाता है? स्थल में पाया जाता है। नहीं, ध्यान रखियो, कहां है? 70% भाग कहां है? महासागरों के अंदर। कहां है? महासागरों के अंदर कार्बन का 70% भाग। उसके बाद देखो, विश्व में प्रतिवर्ष कार्बन की कितनी मात्रा का स्थिरीकरण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है? कितनी मात्रा का स्थिरीकरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है? तो इसका आप लोग ध्यान रखना, 4 × 10⁻13 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। ध्यान रखना, कितना? 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस, जो ग्रीन हाउस गैस है, या ऐसा कह सकते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कार्बन डाइऑक्साइड है। ना तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ना मेथेन है, ना हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इतना ना ध्यान रख लेना। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद आप लोग अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से ग्रीन हाउस गैसों का समूह नहीं है। CO2 है, मीथेन है, N2O, CFC, H2 एक्वस, जलवाष्प है। जलवाष्प ग्रीन हाउस इफेक्ट का हिस्सा है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देखिए एक तो है HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मेन मोटो क्या था कि इन गैसों को आप ध्यान रखें। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब के सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें। 15वां देखिए, निम्न में से नाइट्रोजन चक्र का चरण नहीं है। N2 का स्थिरीकरण अच्छे से पढ़ाया था, नाइट्रोजन चक्र, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है, उसके बाद अमोनीकरण होता है,
अमोनिया बनती है, फिर नाइट्रेट बनता है NO3-2, ठीक है। उसके बाद में उस नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बनती है, इसको विनाइट्रीकरण कहते हैं। तो ये चारों के चारों है, ये चारों के चारों क्या है, नाइट्रोजन चक्र के चरण है, नाइट्रोजन चक्र के चरण है, ध्यान रखना ये चारों के चारों हैं। ये ऑप्शन दे देगा। अच्छा इसमें सिस्टम अलग है ना, ये उपयुक्त चारों इसका हिस्सा है, किसका, नाइट्रोजन चक्र का, किसका, नाइट्रोजन चक्र का, ठीक है। अगला देखो 16वां सवाल, तड़ित द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत भाग स्थिरीकृत होता है। अच्छा सवाल है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के अपने तरीके पढ़े थे, अजैव स्थिरीकरण और जैविक स्थिरीकरण। अजैविक के अंदर औद्योगिक पढ़ा था, एक तड़ित द्वारा पढ़ा था। जैविक के अंदर अपन ने असहजीवी और सहजीवी स्थिरीकरण पढ़ा था। समझ में आई ना चीज। तो तड़ित द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत भाग ही स्थिरीकृत होता है, ध्यान रखियो 10%। कितना परसेंट, 10% भाग ही स्थिरीकृत होता है तड़ित द्वारा, बिजली द्वारा, ठीक है। फिर देखिए नाइट्रोजन के औद्योगिक स्थिरीकरण, औद्योगिक स्थिरीकरण कौन सा होता है, हेबर प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, हेबर प्रोसेस होता है। और इस औद्योगिक स्थिरीकरण के द्वारा अपने क्या कहते हैं, यूरिया खाद वगैरह उर्वरक बनाए जाते हैं। फिर उन उर्वरकों को हम लोग खेतों के अंदर या पेड़ पौधों में डालते हैं, वहां से पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है काम आने वाला उत्प्रेरक कौन सा, ये पढ़ चुके हैं ना अपन, फेरस ऑक्साइड। कौन सा है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। जड़ों की गांठों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीव कौन से हैं, राइजोबियम तो पढ़ चुके हैं, राइजोबियम तो पढ़ चुके हैं, राइजोबियम तो अपन पढ़ चुके हैं। और एक दूसरा कौन है रे, ब्रेडी राइजोबियम। जड़ों के अंदर जो जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं दो हैं, एक तो राइजोबियम, एक ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है। एक राइजोबियम तने में भी पाया जाता है, तने में भी गुलिकाएं पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। जैसी गांठें जड़ों में अपन पढ़ते हैं ना, जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, और उन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन वहां पर एक और होता है ब्रेडी राइजोबियम। कौन होता है, ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है। और एक होता है एजोराइजोबियम, जो तने में होता है, जो कहां होता है, तने में होता है। ये तीनों के तीनों जो जीव है ना, वो सहजीवी जीव है। कैसे, सहजीवी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव। एक होते हैं मुक्त, जो मृदा में पाए जाते हैं। समझ में आई ना चीज। तो ध्यान रखना जड़ों की गांठों में कौन है, ये दोनों, ठीक है। फिर देखिए वह जीवाणु जो पादपों की स्तंभ गुलिकाओं में, स्तंभ तने की गुलिकाओं में पाया जाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, कौन है, एजोराइजोबियम। कौन है, एजोराइजोबियम, ध्यान रखना। एक तो है राइजोबियम, एक ब्रेडी राइजोबियम जड़ों के अंदर, एक है एजोराइजोबियम तने के अंदर, ठीक है। ये इसको याद करना है, ठीक है। देखो वायवीय जीवाणु कौन कौन से हैं, एजोबैक्टर और एजोमोनास, ये सबके सब जैविक स्थिरीकरण वाले फैक्टर, ठीक है ना। फिर है अवायवीय जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम। कौन है, क्लोस्ट्रीडियम। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु रोडो सुडोमोनास और क्लोरोबीमियम, ठीक है। कवक के अंदर यीस्ट, नील हरित शैवाल या जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनमें कौन है, नोस्टॉक और एनाबिना। ये मैंने आपको थ्योरी में भी लिखाया था, वापस बता रहा हूं, इसको याद कर लेना, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऐसा वायवीय जीवाणु है जो स्थिरीकरण करता है, नहीं करता है, ध्यान रखना। प्रोटीन से अमोनिया का निर्माण क्या कहलाता है, अमोनीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन चक्र का एक प्रक्रम है। अब प्रोटीन से क्या बनी, अमोनिया। जीवाणु कौन कहा हमारे, प्यूट्रीफाइंग जीवाणु। कौन से जीवाणु, प्यूट्रीफाइंग जीवाणु। प्यूट्रीफाइंग जीवाणु कौन है, क्लोस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास। ध्यान रखना नाइट्रोजन चक्र के अमोनिया के जो अमोनीकरण का जो चरण है, उस अमोनीकरण के चरण के अंदर प्रोटीन से अमोनिया बनता है, और उस प्रोटीन से अमोनिया बनने के दौरान जीवाणु कौन से, प्यूट्रीफाइंग जीवाणु। और उस प्यूट्रीफाइंग जीवाणु के नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास। क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास, ठीक है।
अमोनिया से नाइट्रेट का प्रक्रम क्या कहलाता है? अमोनिया से नाइट्रेट का प्रक्रम क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। ध्यान रखना, NH3 बना, पहले अमोनीकरण, फिर नाइट्रीकरण, फिर विनाइट्रीकरण। देखो, स्थिरीकरण अमोनीकरण, नाइट्रीकरण विनाइट्रीकरण। स्थिरीकरण के अंदर यौगिक बने, अमोनीकरण के अंदर, यौगिक का मतलब जैसे अब जब प्रोटीन है तो वो कार्बन, इसका नाइट्रोजन का यौगिक है, ठीक है ना। तो स्थिरीकरण के अंदर यौगिक, अमोनीकरण के अंदर अमोनिया, और नाइट्रीकरण के अंदर नाइट्रेट, और विनाइट्रीकरण के अंदर नाइट्रोजन। सीधे सीधे पूछ ले कि बताओ नाइट्रीकरण के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो नाइट्रेट, ठीक है। तो क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट का नाइट्रोजन में बदलना। नाइट्रेट बन चुका है, अब नाइट्रेट वापस किस में बदलेगा रे? नाइट्रोजन में, तभी तो पौधे ग्रहण करेंगे ना। तो इसको क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। करता कौन है? मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव बेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। बेसिलस कुल के जीव करते हैं। सीधा आ गया, ये नाम नहीं देके ऑप्शन में आ गया, बेसिलस कुल के जीव क्या करते हैं? विनाइट्रीकरण करते हैं। क्या करते हैं? यानी सवाल पूछ ले, मृदा में उपस्थित नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कौन बदलते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिलस कुल के जीव, कौन सा कुल रे? बेसिलस। बेसिलस डिनाइट्रिफिकेशन, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका मैटर था रे। आज का मैटर क्या है? मैटर यह है कि आपके जो पादपों में नियंत्रण और समन्वय, जब हार्मोन्स वगैरह की अपन ने बात कर ली, मैंने थ्योरी में भी लिखाए थे, और जैव भू रासायनिक चक्र, जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ नाइट्रोजन चक्र का और थोड़े बहुत और दूसरे पढ़े, क्योंकि बाकी वालों में इतने कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है। जल चक्र है, फास्फोरस चक्र है, कार्बन चक्र है, ठीक है, नॉर्मली है, ठीक है। तो वो आपके पास, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, एक बार नजर मार के देख लेना। मुझे जो अच्छे क्वेश्चंस लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे, ठीक लगे, वो मैंने करवा दिए, ठीक है। और आपको वैसे भी पता है, इतने टाइम से अपन क्वेश्चंस दे रहे हैं, हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन सीरीज वाइज दे रहा हूँ, और जितने पॉसिबल है दे रहा हूँ। कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एक बार शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पैसा थोड़ा लगा सब्सक्राइब करना रहा, शेयर करना, ठीक है। आपका सब्सक्राइब और आपके द्वारा किया गया शेयर ही हमको हिम्मत देता है कि भाई हाँ, चलो पसंद आ रहा है तो हम और आगे मेहनत करेंगे, ठीक है। तो मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए शुक्रिया, और इस हिम्मत को लगातार बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।